Hello everyone. So in today's lecture, we will going to discuss about few your textbooks topic as well as few extra topics which are important for your competitive exam जैसे कि NEET. Okay. So let's start with the one topic जिसके कुछ points है वो आपकी textbook के हैं and with that some few points are extra also. Okay. So the topic is genetic drift. So genetic drift means the another name is also there, which is swell right effect. Okay. So now genetic drift का मतलब क्या है? So अगर हम in short बात करें, so जैसे कि अचानक से कुछ जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आने, रीजन चाहे कोई भी हो, बट we can say the change in the genetic frequency is itself called genetic drift. So let's see. Random change of gene or we can say allelic frequencies in a population merely by chance is called genetic drift. तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि बाई चांस जो भी वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में, तो ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आना मतलब क्या? सो आइदर जीन्स में चेंजेस आते हैं और उसके एलिस में चेंजेस आते हैं, राइट? और चेंजेस मतलब न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो कुछ डिफर हो जाती है. आइदर सम डिलीशन इज देयर, सम एडिशन कैन टेक प्लेस, और समटाइम्स व्हाट हैपन्स, रैंडमनेस हो जाती है न्यूक्लियोटाइड्स की. तो ये चाहे कोई भी चेंज हो, ठीक है, बट जो जीन्स और एलिस में जो चेंज आते हैं उसको ही हम, उसकी फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट. इट ऑपरेट्स रैपिडली इन स्मॉल पॉपुलेशन. तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो जनरली देखने को हमें मिलती है स्मॉल पॉपुलेशन में. व्हाई सो? बिकॉज ये जेनेटिक चेंज तो ऑब्वियसली सारे इंडिविजुअल्स में आते ही रहते हैं, बट आप अगर सोचोगे कि बड़ी पॉपुलेशन है कोई भी जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा अमाउंट में है, तो क्या हो जाएगा कि ये जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं वो इतना हमारा ध्यान नहीं खींचेंगे, ठीक है, हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं छोटे मोटे चेंजेस में. बट अगर छोटी पॉपुलेशन है तो उसमें मान लो कोई चेंज आया कुछ इंडिविजुअल्स में, तो वो सीधे ही चेंज है वो दिखेगा सब पे और उनके रिएक्शंस पे, उनके एक्शंस पे, राइट? तो इसका मतलब दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स रैपिडली इन स्मॉल पॉपुलेशन. सो स्मॉल पॉपुलेशन में उसकी ज्यादा इफेक्ट होती है और ज्यादा देखने को भी मिलता है, जबकि बड़ी पॉपुलेशन है तो उसमें एक दो छोटे मोटे चेंजेस हैं तो वो उतना फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है. It is due to habitat fragmentation, isolation, natural calamities, or we can say any epidermisis. So what happens? ऐसा क्यों हो रहा है कि rapidly वो small population में ही it operates, यानी genetic drift can operates. So it is because of habitat fragmentation. जैसे कि मैंने अभी कहा कि छोटी population है यानी छोटे छोटे fragmentations है एरिया के, ठीक है, कि कोई छोटे से एरिया में रह रहा है, जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं तो छोटी छोटी बस्तियां होती है सारे इंडिविजुअल्स की, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो, उनके भी छोटे छोटे कस्बे होते हैं पहाड़ी इलाकों में, राइट? तो सेम वे एनिमल्स के भी वहां पे पॉपुलेशन है वो बहुत ही छोटी होती है, ग्रुपिज्म होते हैं. तो ऐसे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में क्या हो जाता है? आइसोलेशन हो जाता है, यानी छोटी छोटी बस्तियां हैं वो अपने आप में रहती हैं. तो उसमें ये थोड़े बहुत चेंजेस भी अगर आएंगे तो सारे अलग से दिखेंगे हमें, ठीक है. बट अगर मान लो कोई हम सिटी एरिया की बात करें, अगर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो बड़े कोई सिटी में इतने सारे पॉपुलेशन है, लैक्स ऑफ पॉपुलेशन है, उसमें अगर थोड़े बहुत एक दो पर्सन में चेंज आएंगे भी तो वो इतना ध्यान नहीं जाएगा, वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे. बट मान लो कोई छोटी सी जगह है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 100 पीपल हैं वो रह रहे, कोई गाँव है छोटा सा, ठीक है, विलेज है, तो वहां पे मान लो अगर 50 पीपल में भी चेंजेस आ रहे, इसका मतलब 50% पॉपुलेशन में चेंज आ रहे हैं वहां की, तो वो तो सीधा ही चेंज दिखेगा सब पे. जबकि इतने बड़े लैक्स ऑफ 15 लैक्स 16 लैक्स जितनी बस्ती वाले जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं उसमें अगर 15 लोगों में या तो 50 लोगों में कुछ चेंज आ रहा है तो वो थोड़ी दिखेगा, है ना. तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो कहाँ पे ज्यादा देखने को हमें मिलती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, आइसोलेशन, मेनी रीजंस आर देयर. So due to that we can see it in a small population, right? Founder effect and bottleneck effect are two forms of genetic drift. तो genetic drift के दो इफेक्ट होती है, यानी ये जो सडन जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं उसकी दो रीजंस है.
दो इफेक्ट हैं उसकी, एक है फाउंडर इफेक्ट और दूसरी है बोटलनेक इफेक्ट। तो ये दो की वजह से ये फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस आते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये क्या है वो देख लेते हैं पहले। सो सबसे पहला है फाउंडर इफेक्ट। सो व्हेन अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन get isolated or migrated or drifted from original population, then this section becomes genetically different from the original population due to change in allelic frequencies, because gene pool of this section may contain some alleles in a very low frequency or may lack a few alleles. इसका मतलब स्मॉल सेक्शन ऑफ वी कैन से पॉपुलेशन गेट आइसोलेटेड और माइग्रेटेड, यानी कि फ्रॉम देयर ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो ये फाउंडर इफेक्ट हमें कब देखने को मिलती है और ये है क्या? सो जब भी कोई बड़ी पॉपुलेशन है उसका कोई पार्ट या तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन, ठीक है, वो माइग्रेट करते हैं, या तो पूरी बस्ती ही माइग्रेट कर रही है या तो उसके कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे, शिफ्ट हो रहे, माइग्रेट कर रहे। इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये जो जेनेटिकली एक एडेप्टेड एरिया था उनका, वो अभी वो छोड़ रहे हैं। जो भी इंडिविजुअल हो, चाहे एनिमल हो या तो कुछ भी हो, बर्ड्स हो, ह्यूमंस हो, कोई भी हो, ये अभी क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके जो जीन्स वगैरह थे वो एडेप्टेड थे, वो डेवलप थे उस एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे, तो सीधी सी बात है कि वहाँ के क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, फूड पैटर्न है वो शायद बदल सकती है, एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो अलग हो सकती है, तो ये सारे चेंजेस आएंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उनके जीन्स में भी चेंजेस आएंगे। तो यानी जो पहले ओरिजिनली जो उनमें थे पहले के जगह के कारण वहाँ पे, तो अभी हैबिटेट चेंज हो रहा है, जगह चेंज हो रही है, प्लेस चेंज हो रही है, वी कैन से। सो क्या हो जाएगा कि अभी कुछ उसमें जीन फ्रीक्वेंसीज में भी उनके चेंजेस आएंगे। तो यानी बिकॉज देयर change in a allelic frequency, because gene pool of this section may contain some alleles in a very low frequency or may lack a few alleles. तो क्या हो जाएगा कि उसमें चेंजेस किस तरह से आएंगे? तो या तो उनके जो कुछ एलिल्स हैं, यानी कुछ जीन्स के एलिल्स हैं, वो या तो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो लो हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, वो कम एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, या तो उनकी एक्टिविटी ही है वो खत्म हो जाएगी, यानी कुछ एलिल्स हैं वो काम करना ही बंद कर देंगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलील हैं उनकी फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो डिपेंड करेगा कि कौन से एलील्स यानी कौन से जीन का क्या फंक्शन है, अभी उसको नई जगह के मुताबिक अपना फंक्शन है वो रिड्यूस करना है, बढ़ाना है, या तो फिर खत्म ही कर देना है। तो वो डिपेंड करेगा अभी पर्टिकुलर एरिया पे जहां पे वो एडेप्ट करेंगे माइग्रेट करके। ठीक है, सो समटाइम्स द चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी is so different in the new sample of population that they become a different species. तो कई बार क्या हो जाता है कि ये जो हम बिकॉज ऑफ माइग्रेशन चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो वो चेंज इतने बड़े होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि वो कंप्लीटली एक नई स्पीसीज की तरह एक्ट करने लगते हैं, क्योंकि इतने सारे उनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो ना ही अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन जैसे दिखते हैं, मतलब अपना वर्क करते हैं, और ना ही नई जगह के जो इंडिविजुअल्स से वैसे कंप्लीटली एक्ट कर रहे हैं, वैसे कैरेक्टर्स हैं उनमें। तो अभी क्या हो गया, उनमें एक नई जगह में एडेप्ट करने के लिए कुछ चेंजेस आए उनमें, और पहले के कुछ अपने आप में जो पुरानी वाली बस्ती के जो कैरेक्टर्स थे वो तो हैं ही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी वो कंप्लीटली डिफरेंट बन गए, ना ही वो पुराने जैसे रहे, ना ही वो नई जगह पे कंप्लीटली एडजस्ट हुए। तो कुछ नई कैरेक्टर्स हैं उनमें आ गए, यानी दे विल एक्ट एज अ कंप्लीटली डिफरेंट पॉपुलेशन। The original drifted population becomes founders and the effect is called founder effect. ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन थी कि जो माइग्रेट करके गई, वो क्या बन गए? अभी फाउंडर्स बन गए, एंड दैट इज वाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। क्योंकि अभी उनसे ही शुरू हुई ना नई कैरेक्टर्स वाली बस्ती के कैरेक्टर सबसे पहले किस में आए? जो ये माइग्रेट किया था उन्हीं इंडिविजुअल्स में। अभी उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी सारी वो उनके जैसी आएगी, बट सबसे पहले फाउंडर कौन कहलाएंगे? जो ये माइग्रेट करके गए थे, जिसमें अपने आप में जिन्होंने कुछ नए कैरेक्टर से वो डेवलप किए, या तो फिर कुछ कैरेक्टर से वो लूज किए, लैक किए। ठीक है, तो इसीलिए इसको फाउंडर इफेक्ट बोला जाता है। सो बेसिकली दिस फाउंडर इफेक्ट मीन्स
कि कोई भी पॉपुलेशन है वो जब माइग्रेट करती, चाहे पूरी पॉपुलेशन या तो कुछ इंडिविजुअल्स, तो बिकॉज ऑफ देयर माइग्रेशन, बिकॉज ऑफ द न्यू एनवायरमेंट एंड हैबिटेट, they will gain some kind of characters and their allelic and genetic frequency may change. Change कैसे? तो either frequency can be high, can be low, or can completely become different. So because of this kind of changes due to migration, they will act as a completely new species, and this action is called founder effect. Okay, now let's see the second effect called बॉटल नेक इफेक्ट. अब बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट. बॉटल नेक्स मीन्स क्या? बॉटल नेक्स आर द नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, फ्लड्स, स्टॉर्म्स एक्सेट्रा. तो बॉटल नेक का इधर मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इस वर्ड का, कि नेचुरल जो भी क्लाइमेटिक चेंज आते हैं वो, यानी कि अर्थक्वेक आते हैं, फिर वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, फिर फ्लड्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, तो ये जो भी नेचुरल डिजास्टर वी कैन कॉल इट, वो सारे जो भी हैं उसको क्या बोला गया है? बॉटल नेक्स. ठीक है, तो इसी की वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? बॉटल नेक इफेक्ट. सो लेट्स सी अनदर पॉइंट. अ सडन चेंज इन द इन्वायरमेंट may drastically reduce the size of a population, and now this population may be genetically different from the original population. यानी कि जो ये एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर, राइट, ये जो नेचुरल डिजास्टर जो भी होते हैं उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि कई बार जो पॉपुलेशन है उसकी साइज है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है ड्रास्टिकली. यानी कि जैसे कि फ्लड अगर आएगा कहीं भी जगह पे तो बहुत सारे बिकॉज ऑफ फ्लड क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द ड्राउनिंग कई सारे एनिमल्स वगैरह हैं वो सारे डूब के क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी. तो ओब्वियसली ड्रास्टिकली क्या हो गई, उनकी साइज है वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई. सेम भी अगर वोल्केनिक इरप्शन है तो उसके आसपास के जो भी इंसेक्ट वगैरह, जो भी एनिमल्स कोई भी होंगे वो सारे जल जाएंगे बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन. सेम भी अगर स्टॉर्म आते हैं, कुछ भी है, तो जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं सारे, उसकी वजह से क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल चेंजेस द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन कैन बी रिड्यूस ड्रास्टिकली, एंड जो पॉपुलेशन सर्वाइव कर जाती है वो क्या हो गई अब? नाउ दिस पॉपुलेशन मे बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन. यानी जो सर्वाइव कर गए हैं अभी उनमें उस डिजास्टर से लड़ने की ताकत आ गई होगी, कुछ शक्ति आ गई होगी, और वी कैन से कुछ नए कैरेक्टर्स हैं वो उन्होंने डेवलप कर लिए होंगे. जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, बहुत सारे अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, कई बार मकाने हैं, घर वगैरह है वो गिर जाते हैं, राइट. तो अभी इसकी वजह से कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई? हमने क्या ये दिमाग लगाया ह्यूमंस ने कि इस तरह से कुछ हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जो घर वगैरह है वो गिरे नहीं, अगर अर्थक्वेक आता भी है तो ये सारे बिल्डिंग्स है वो गिर नहीं जाए, उस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो यानी कि जो बच गए हैं उस डिजास्टर में वो अब किस तरह से सोचने लगेंगे, वो किस तरह से अपने आप में चेंजेस करेंगे कि वैसा अगर वापस कोई डिजास्टर आए तो उनको असर ना करे. तो यानी कि वी कैन से कि जो भी ऐसे एनवायरमेंटल चेंजेस में अगर डेथ हो गई तो वो बात अलग है, पर अगर मान लो कोई बच गए हैं तो उनमें क्या आ जाएंगे? नए कैरेक्टर्स आ जाएंगे टू फाइट विथ दैट काइंड ऑफ डिजास्टर, एंड they can be or they may be genetically different from that original population. क्योंकि ओरिजिनल थे उनको तो पता नहीं था कैसे लड़ना है ऐसे डिजास्टर में, किस तरह से सर्वाइव करना है अगर इस तरह का कोई डिजास्टर हो तो. बट अभी जो ये सर्वाइव कर गए उनको अच्छे से पता है कि किस तरह से हमें डील करना है ऐसी कोई अगर आफत आती भी है तो, राइट. सर्टेन एलील्स मे हैव मोर फ्रीक्वेंसी अमंग द सर्वाइवर्स, अदर मे बी लेस, एंड सम मे बी एब्सेंट ऑल टुगेदर. तो यानी ये जो हम बोल रहे हैं कि चेंजेस आते हैं, एलिलिक जेनेटिक चेंजेस आते हैं जो सर्वाइव कर गए हैं उनमें, तो ये चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं? तो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं. समटाइम्स कुछ जीन्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. कुछ की फ्रीक्वेंसी है वो मोर यानी ज्यादा हो जाएगी, और समटाइम्स इट इज एब्सेंट ऑल टुगेदर, यानी वो एलील्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो काम ही नहीं कर रहे, ना ही ज्यादा ना ही कम, बट है ही नहीं. तो इस तरह से एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो सर्वाइवल में चेंज करेगी.
एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो पॉपुलेशन बच जाती है उनमें कुछ नए कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं. So if a population that has passed through a bottleneck ultimately recovers in size, it may have low levels of genetic variation for a long period of time and this may produce a new species. तो यानी जो सर्वाइव कर गए हैं बॉटलनेक इफेक्ट के बाद भी, यानी ये नेचुरल डिजास्टर के बाद भी जो बच गए हैं इंडिविजुअल्स, भले ही उनकी साइज है वो रिड्यूस हो गई पॉपुलेशन की, ठीक है, क्योंकि ये जो भी आफतें आई तो उसकी वजह से बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं उस पॉपुलेशन के मर गए होंगे, उनकी डेथ हो गई होगी, तो ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन साइज है वो सडन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई होगी बहुत ही. बट व्हेन अल्टीमेटली दे रिकवर इन साइज, यानी जब भी वापस उनकी पॉपुलेशन है वो उतनी ही हो जाएगी, उतने नंबर के इंडिविजुअल्स हैं वो हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम. सो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उनमें जो ये जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि जो बच गए हैं अभी उनकी जो स्पीसीज आ रही है वो तो पहले से ही अपने ये कैरेक्टर डेवलप करके आ रही है ना. जो सर्वाइव किए हैं उनको ही ये टेक्निक्स फाइंड करनी है कि किस तरह से हम इस नेचुरल डिजास्टर से बचेंगे. बाकी के हैं वो तो ऑलरेडी बाय बर्थ ही उनको पता होता है कि ऐसे डिजास्टर के से बचने के लिए हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके एंसेस्टर हैं ऑलरेडी वो टेक्निक्स हैं वो डेवलप कर चुके हैं ये देख के. तो सेम अभी जो उनकी नई पॉपुलेशन सारी आएंगी उनमें ये बदलाव नहीं लाना पड़ेगा, वो बदलाव के साथ ही जन्मेंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी पॉपुलेशन हो, यानी कोई भी एनिमल्स, कोई भी लिविंग बीइंग की पॉपुलेशन हो. सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन से दे कैन जनरेट अ न्यू स्पीसीज, यानी जो सर्वाइव कर गए हैं उनमें ये एबिलिटी है कि वो नई स्पीसीज को जन्म दे सकते हैं, ठीक है. सो इस तरह से बोटलनेक इफेक्ट मीन्स नेचुरल डिजास्टर के बाद जो पॉपुलेशन बच जाती है वो अपने आप में कुछ कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप करते हैं, उनकी एलीलिक जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट समटाइम्स न्यू स्पीसीज कैन अराइज. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड bottleneck effect. So in genetic drift we had discussed two effects, founder effect and bottleneck effect. Founder effect is of your textbooks topic and the bottleneck effect is of extra, यानी for the competitive exam purpose. ओके, सो फाउंडर इफेक्ट में क्या था कि बिकॉज ऑफ माइग्रेशन जो पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस आते हैं जेनेटिकली और वो नई एक स्पीसीज है वो अपने आप में बना लेते हैं. बोटलनेक इफेक्ट मीन्स क्या था, नेचुरल डिजास्टर के सामने लड़के जो सर्वाइव कर गए हैं वो सर्वाइवल में चेंजेस आते हैं, उनकी जेनेटिक एलिलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज होती है और दे कैन अराइज अ न्यू डिफरेंट स्पीसीज. सो दिस बोथ काइंड ऑफ अल्टीमेटली चेंज कैन लीड टू अ जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो इन दोनों चीजों की वजह से, दोनों इफेक्ट की वजह से क्या होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी जीन्स में चेंजेस आना, ठीक है. नाउ लेट्स सी द अनदर टॉपिक इज अ टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि एक्स्ट्रा टॉपिक है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड लर्न करना है और उसमें आपको हर तरह से क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है. सो इट इज नो इम्पोर्टेंट फॉर अ थियोरिटिकल पर्पस. जिसमें टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में 3 टाइप्स हैं, जिसमें हम सबसे पहला देखेंगे वो है स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन. सो व्हाट डज इट मीन? इट फेवर्स द एवरेज और अ नॉर्मल फिनोटाइप एंड एलिमिनेट्स द एक्सट्रीम वेरिएंट्स. तो स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, पहले तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या था कि जो ज्यादा से ज्यादा फिटेस्ट होंगे कोई भी एनवायरमेंट में, ज्यादा से ज्यादा एडप्ट स्पीसीज होगी, वो इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगे क्योंकि नेचर उसको सिलेक्ट करेगा, और जो वीक होंगे, जो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वैसे इंडिविजुअल्स हैं वो धीरे धीरे करके उनकी डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. उसको हम बोलते हैं क्या, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है. अब ये नेचर किस हिसाब से अपना सिलेक्शन करते हैं, तो उसकी ये 3 थियोरीज हैं. पहला है स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन. तो आपको ये डेफिनेशन ही सीधे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस करके, ठीक है. तो ये क्या है, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन. तो उसकी डेफिनेशन आपको एज ए क्वेश्चन दी जाती है. सो इट फेवर्स द एवरेज और अ नॉर्मल फिनोटाइप एंड एलिमिनेट्स द एक्सट्रीम वेरिएंट्स. यानी स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन मतलब ऐसा सिलेक्शन कि जहां पे एक नॉर्मल फिनोटिपिक कैरेक्टर वाले जो इंडिविजुअल हैं उसका सिलेक्शन होता है, यानी जो एक्सट्रीम वेरिएंट्स है, यानी कुछ ज्यादा ही अलग है अपनी पॉपुलेशन से, तो उसको सिलेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है. ये थ्योरी उसको सपोर्ट करती है.
आफ्टर दिस नेचुरल सिलेक्शन मीन वैल्यू नेवर चेंज, यानी कि जो अल्टीमेट उनकी वैल्यू है सिलेक्शन की वो चेंज नहीं होती, क्योंकि ये एक्सट्रीम वेरिएंट्स है, वो कोई भी पॉपुलेशन में कैसे होंगे, कम ही होंगे। तो जिसकी डेथ होगी वो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं वो कितने कम होंगे, तो यानी ज्यादा वेरिएशंस है वो इस पॉपुलेशन में नहीं आएंगे। तो स्टेबल हैं जो नॉर्मल एवरेज इंडिविजुअल्स हैं उनको सिलेक्शन मिलता है। बाकी के जो एक्सट्रीम है या तो फिर कुछ ज्यादा ही क्वालिटीज हैं या तो बिल्कुल भी क्वालिटीज नहीं है, तो इन दोनों तरह के इंडिविजुअल से उसकी डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस एनवायरमेंट में। ठीक है। सो अगर हम ग्राफ की बात करें, जो कि मैं आपको इमेज दिखाऊंगी, तीनों की एक साथ इमेज है। पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर बिकॉज मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड ऑलवेज ऑपरेट्स इन कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट। तो अगर हम पीक की बात करें तो इस तरह से हायर पीक है वो हमें मिलेगा, एंड नैरोअर, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो नैरो होता जाएगा पीक। ठीक है, तो इस तरह से पिरामिड लाइक कुछ हमें पीक मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो कैरेक्टर्स यानी सब में नॉर्मल कैरेक्टर तो सब में होंगे, है ना, जो कि रिक्वायर्ड हैं टू सर्वाइव। तो उस तरह की पॉपुलेशन है, उसका बेस है वो बहुत बड़ा होगा जो कि सर्वाइव करेंगे। अभी कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा होने वाले इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ही कम होते जाएंगे, तो पीक है वो नैरोअर होता जाएगा। और सबसे ज्यादा डिफरेंट हो वैसा तो बहुत ही कम मिलता है, एक या दो ही इंडिविजुअल्स कुछ पॉपुलेशन के होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो देन देयर पॉपुलेशन। तो यानी कि पीक है वो बहुत ही नैरोअर मिलता है और बेस है वो ब्रॉड होता है। क्यों? क्योंकि कॉमन कैरेक्टर तो सब में होंगे ही सर्वाइव करने के लिए। तो इस तरह के सिलेक्शन को बोलते हैं स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो जो कि है मोर्टालिटी इन ह्यूमन बेबीज, यानी ह्यूमन बेबीज का जब बर्थ होता है तो उस टाइम पे इधर वेट की बात की गई है। तो नॉर्मल व्हेन द इन्फेंट का बर्थ होता है तो एक नॉर्मल वेट होता है उसका, ठीक है, जिसको हम हेल्दी बेबी बोलते हैं। अगर उसका वेट है वो ओवर है, यानी बहुत ही ज्यादा वेटेड बेबी है कोई, सब बर्थ के टाइम की बात कर रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा, वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देयर मे बी अ मोर चांसेस टू डेथ। बट समटाइम्स क्या होता है, अंडर वेट होते हैं। ठीक है, कुछ बेबीज है ड्यूरिंग देयर बर्थ इमेच्योर होते हैं, अंडर वेट होते हैं। तो ये चीज भी क्या है, उसको लीड करेगी डेथ के ऊपर। ठीक है, यानी उसकी वेट ज्यादातर डेथ होने के चांसेस ज्यादा है। तो यानी ओवर वेट और अंडर वेट, इन दोनों केसेस में प्रीमेच्योर बेबी और वी कैन से ओवर वेटेड बेबी जो होगा, इन दोनों के सर्वाइवल के चांसेस है वो कम होंगे। यानी कि नेचर किसको सिलेक्ट करेगा, जो कॉमन है, एवरेज है, नॉर्मल है। ठीक है, यानी एक मिडल वैल्यू जो है उसी को सिलेक्शन मिलेगा। उससे कम भी नहीं सर्वाइव करेंगे, उससे ज्यादा भी नहीं सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। So mortality in human babies, the optimum birth weight favored by stabilizing selection is 7.3 pounds। तो यानी एक मिडिल रेंज है 7.3 पाउंड्स, ये ऑप्टिमम वेट है। यानी इस वेट पे अगर किसी भी बेबी का बर्थ होता है तो दे कैन ऑप्टिमली सर्वाइव, अच्छे से सर्वाइव करेंगे। ठीक है, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स लेस देन 5.5 पाउंड एंड मोर देन 10 पाउंड्स हैव द हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट। यानी 7.3 है वो मिडिल रेंज है, उसके थोड़े आसपास के अच्छे से सर्वाइव करेंगे। बट अगर 5.5 पाउंड से कम वेट है किसी का तो भी उनकी मोर्टालिटी रेट है वो हाईएस्ट होगी, यानी डेथ के चांसेस ज्यादा है। और अगर 10 पाउंड से ज्यादा वेट है तो भी उनके डेथ के चांसेस है वो क्या है, ज्यादा है। तो इसको बोलते हैं स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, यानी एक नॉर्मल एवरेज वैल्यू पे सिलेक्शन होता है, उससे ज्यादा या कम अगर कोई है तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है डायरेक्शनल और वी कैन से प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन का ये सेकंड टाइप है। ठीक, इसमें क्या होता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन मतलब किस तरह से सिलेक्शन होता है। सो इट फेवर्स वन एक्सट्रीम वैल्यू एंड एलिमिनेट्स अनदर एक्सट्रीम वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। तो जो हमने पहला सिलेक्शन देखा था उसमें क्या था कि मिडिल रेंज में जो भी हो उसको सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, उसको स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन बोलते हैं, कि उससे ज्यादा या तो कम,
इन दोनों केस के इंडिविजुअल्स हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे। इधर क्या है, डायरेक्शनल मतलब कोई एक डायरेक्शन में है सिलेक्शन होगा, तो कोई एक वैल्यू है वो सिलेक्ट की जाएगी, ठीक है। अभी मिडल भी सर्वाइव नहीं करेंगे, यानी एवरेज वैल्यू वाले भी सर्वाइव नहीं करेंगे, और बिलो या तो एक्सट्रीम वो भी सर्वाइव नहीं करेंगे। यानी अगर कोई एक सिलेक्शन है, यानी एक्सट्रीम वैल्यू को अगर सिलेक्ट किया जा रहा है तो बिलो एंड एवरेज ये दोनों सिलेक्ट नहीं होंगे, या तो फिर बिलो वैल्यू को सिलेक्शन मिलता है तो एक्सट्रीम एंड एवरेज ये दोनों सिलेक्ट नहीं होंगे। यानी कोई भी एक डायरेक्शन में सिलेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव या तो डायरेक्शनल सिलेक्शन। आफ्टर दिस नेचुरल सिलेक्शन मीन वैल्यू ऑलवेज चेंजेस। तो मीन वैल्यू इधर चेंज हो रही क्योंकि डायरेक्शनल है ना, तो कोई एक डायरेक्शन में सिलेक्शन होता है। पिक शिफ्ट, ये ग्राफ की बात हो रही है, पिक शिफ्ट्स in one direction because more individuals acquire value other than the mean character value, and it always operate in changing environment। और ये कब होता है, चेंजिंग एनवायरमेंट में इस तरह का सिलेक्शन होता है कि जब एनवायरमेंट है वो सपोज फॉर एग्जांपल सीजनल, कि कोई एनवायरमेंट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो एनिमल को भी उस हिसाब से एडेप्ट करना पड़ेगा अपने आप को। अगर वो नहीं हो रहे, यानी उनमें ये एक्सट्रीम वैल्यू नहीं आ रही है, तो जो एवरेज रह जाएंगे और बिलो रह जाएंगे, इन दोनों केस में उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि कोई गर्म जगह पे, जैसे कि विंटर आ रहा है, एकदम से ठंडी पड़ रही, ठीक है, टेम्परेचर है वो माइनस में हो गया, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा कि इस माइनस टेम्परेचर को सर्वाइव करने के लिए उन लोगों को अपनी कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर इस तरह का अपना जो एडेप्टेशन है वो नहीं बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू वाले और बिलो द एवरेज इन दोनों केसेस के जो एनिमल्स वगैरह होंगे, यानी इंडिविजुअल्स होंगे कोई भी, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये किस तरह का हो गया, डायरेक्शनल सिलेक्शन हो गया कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकेंगे वही एनिमल्स, वही इंडिविजुअल्स जो कि एडेप्टेशन में अपने आप में एक्सट्रीम चेंजेस लाएंगे। एवरेज रहेगी या तो बिलो रहेगी, इन दोनों केसेस में उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एग्जाम्पल है उसके, पहला है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जो कि हमने मोथ का एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक का पूरा डिटेल्ड स्टडी किया था नेचुरल सिलेक्शन में, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी हमने कि जब भी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जब इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी वैसी जगहों पे पहले किस तरह के मोथ हैं वो पेड़ों पे ज्यादा पाए जा रहे थे, व्हाइट कलर्ड के, व्हाइट विंग्ड, राइट। और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया, बिकॉज ऑफ देयर स्मोक, ज्यादातर जो पेड़ थे उसके स्टेम में उनकी बार्क है वो डार्क हो गई बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ डस्ट एंड स्मोक। तो उसमें जो डार्क कलर्ड मोथ थे वो अपने आप को छिपा सकते थे अच्छे से, यानी व्हाइट कलर्ड मोथ थे वो फिर सीधा ही दिखने लगे प्रीडेटर्स को, तो उनको ज्यादातर शिकार कर लिया गया। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट कलर्ड मोथ है वो ज्यादा थे, एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क कलर्ड मोथ है वो ज्यादा पाए जाते थे। तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन, कि जैसे ही चेंज हुआ एनवायरमेंट, तो यानी इंडस्ट्रीज सारी आ गई, तो उसके बाद व्हाइट मोथ है वो अपने आप में चेंजेस नहीं कर पाए, तो यानी वो एवरेज ही रह गए, तो उनकी डेथ हो गई। और डार्क कलर्ड मोथ है वो अपने आप को उस एनवायरमेंट में ढाल सकते थे अच्छे से बिकॉज ऑफ देयर कलर, तो वो सर्वाइव कर गए। तो दिस एग्जाम्पल इज वी कैन कंसिडर इन डायरेक्शनल सिलेक्शन। सेम भी अनदर एग्जाम्पल है डीडीटी रेजिस्टेंस इन पेस्ट, यानी पेस्ट कंट्रोल के लिए जो डीडीटी हम डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल समटाइम्स, तो क्या होता है उस टाइम पे भी कि पहली बार है वो जो भी पेस्ट हैं वो सारे मर जाएंगे फार्म में, बट फिर उनमें धीरे धीरे करके क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, यानी जो सर्वाइव कर गए अभी वो इस डीडीटी से अपने आप को फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं और वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसको भी क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन। सेम वे बैक्टीरियन वायरसेस में भी होता है कि मेडिसिन से वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो जो एक दवाई है वो पहले असर करती है फिर वो बाद में असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि उस दवाई खाने के बाद भी जो बैक्टीरिया और वायरस बच गए वो भी अपने आप में ऐसा एडेप्टेशन है वो ला देंगे कि उसको उस मेडिसिन की असर ना हो, राइट। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये सिलेक्शन किस तरह का है, उसको बोला जाता है डायरेक्शनल सिलेक्शन और प्रोग्रेसिव सिलेक्शन वी कैन से। एंड द थर्ड एंड द लास्ट सिलेक्शन इज disruptive selection. So in this natural selection, members of both
extreme are selected simultaneously and average value get rejected, we can say. सो एक्सट्रीम वैल्यू है वो साइमल्टेनियसली सिलेक्ट होती है, यानी फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर. तो ये रैंक हम जिस तरह से देते हैं ना कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 ही रैंक होते हैं, तो सेम वे साइमल्टेनियसली जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उनका सिलेक्शन होता है. बाकी के जो एवरेज रह जाएंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी दे कैन नॉट सर्वाइव. आफ्टर दिस नेचुरल सिलेक्शन 2 peaks are formed because more individuals acquire पेरिफेरल कैरेक्टर्स वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसमें 2 पिक्स हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों तरह के एक्सट्रीम वैल्यू वाले इंडिविजुअल्स हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, तो 2 पिक्स हैं वो देखने को मिलते हैं. जिसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है शेल पैटर्न इन लिम्पेट्स. सो लिम्पेट्स क्या है? एक मराइन मोलस्कस है. तो ये लिम्पेट्स के ऊपर शेल होता है, ठीक है, हार्ड शेल जिसको हम बोलते हैं, तो ये शेल होता है. सो ये शेल है, उसमें एक पूरी रेंज होती है लिम्पेट्स में, फ्रॉम प्योर वाइट टू डार्क टेन. तो प्योर वाइट भी शेल होते हैं और उससे धीरे धीरे करके एक डार्क 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 शेड करके एकदम से डार्केस्ट टेन वाले भी शेल होते हैं. तो एक पूरी एक रेंज होती है उनमें शेल के टाइप की. सो अब क्या हो जाएगा? द वाइट और अ लाइट कलर्ड लिम्पेट्स कैमफ्लेज्ड विथ व्हाइट बार्निकल्स. तो यानी जो वाटर जिसको हम फ्लावर भी बोल सकते हैं, फ्लावर जैसे टेंटिकल्स होते हैं, तो ये बार्निकल्स है व्हाइट कलर के बार्निकल्स, उसमें ये व्हाइट कलर के लिम्पेट से वो अपने आप को छिपा लेते हैं. एंड टेंड वंस आर प्रोटेक्टेड ऑन द टेंड कलर्ड रॉक्स. तो जो डार्क टेंड कलर्ड रॉक्स हैं उसमें ये टेंड कलर्ड जो लिम्पेट्स है वो अपने आप को छिपा लेते हैं, और व्हाइट बार्निकल्स में व्हाइट कलर्ड लिम्पेट से वो अपने आप को छिपा लेते हैं. यानी प्योर व्हाइट एंड डार्क टेन, ये दोनों शेल वाले लिम्पेट से वो अपने आप को छिपा सकते हैं आसानी से. पर लिम्पेट्स ऑफ इंटरमीडिएट शेल पैटर्न्स बीइंग conspicuous and preyed by predatory short birds resulting in the disruptive selection. तो यानी जो प्रीडेटर्स हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, जो मिडल रेंज वाले शेल हैं जिस लिम्पेट्स के पास, वो कहीं भी अपने आप को छिपा नहीं सकते, तो वो व्हाइट में भी दिखेंगे और डार्क टेन रॉक्स में भी दिख जाएंगे, तो ये अलग ही कलर हो जाएगा. तो इसलिए उनको बर्ड से वो आसानी से अपना शिकार है वो बना सकते हैं. तो ये मिडिल रेंज वाले हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे. बट दोनों एक्सट्रीम यानी अपर रेंज एंड लोअर रेंज, यानी व्हाइट कलर के भी और डार्क टेन वाले भी, ये दोनों अपने आप को छिपा सकते हैं, यानी दोनों है उसका सिलेक्शन हो जाएगा. तो इस तरह के सिलेक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रप्टिव, जिसमें दोनों एक्सट्रीम रेंज वाले इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन होता है. इसलिए अगर उसका हम ग्राफ देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखेंगे, तो हमें 2 पिक्स मिलेंगे क्योंकि दोनों का सिलेक्शन होता है. ठीक है, नाउ आई विल शो यू द ग्राफ पैटर्न एंड देन दिस लेक्चर वी विल एंड. ओके, सो जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग ये इमेज देख रहे हो, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपको ये इमेज मिलेगी, बट उसका डिस्क्रिप्शन है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा. सो ये इमेज है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेट्स. तो ए जो है ये क्या है? स्टेबिलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, जो कि हमने सबसे पहला देखा. स्टेबिलाइजिंग मीन्स क्या? जिसमें नैरोअर रेंज यानी जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वैसे इंडिविजुअल का सिलेक्शन होता है, यानी पिक है वो एट द एंड हायर एंड नैरोअर हो जाएगा. तो इस तरह का कुछ पिक है वो मिलेगा हमें. ठीक है, तो ये पहले टाइप का सिलेक्शन है. बी है डायरेक्शनल, जिसमें क्या होता है? एक डायरेक्शन में सिलेक्शन होता है, तो या तो एकदम से एक्सट्रीम या तो एकदम से लोअर. मिडिल रेंज वाले एंड अनदर एक्सट्रीम लेवल, इन दोनों का सिलेक्शन है वो नहीं होगा. ठीक है, तो उसको बोलते हैं, यानी ये पिक है वो शिफ्ट हो जाएगा कोई एक डायरेक्शन में. सो पिक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन. तो इस तरह के सिलेक्शन को बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन. एंड द लास्ट जो कि अभी हमने देखा, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, जिसमें हमें 2 पिक्स हैं वो देखने को मिलते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरह के एक्सट्रीमिटीज का सिलेक्शन होता है. जस्ट एवरेज रेंज वाले हैं उनका सिलेक्शन है वो नहीं होगा इस टाइप में. सो दैट इज हाउ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो तीनों टाइप के नेचुरल सिलेक्शन में देखने को मिलता है.
So this is it about today's lecture. In next lecture, we'll continue with another topics. Thank you.